नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत की संसदीय समितियों की दुनिया को। ये वो छोटी छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली टीमें हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे लोकतंत्र की मशीनरी को चलाती हैं। जरा सोचिए, भारत की संसद दुनिया की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडीज में से एक। सैकड़ों सांसद हैं और उनके सामने मुद्दों का अंबार लगा रहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग इतने सारे जटिल मुद्दों पर काम कैसे करते हैं, कैसे बनते हैं कानून। चलिए इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, संसद का आकार इतना बड़ा है और काम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि हर एक मुद्दे पर पूरे सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ बहस हो ही नहीं सकती। सोचकर देखिए, क्या हर सांसद हर विषय का एक्सपर्ट हो सकता है? सबके पास हर चीज की गहराई से जांच करने का ना तो समय होता है और ना ही वो खास एक्सपर्टीज। तो फिर इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या किया जाए? यहीं पर संसद एक बहुत ही क्लेवर और असरदार तरीका अपनाती है, और वो है समितियों की एक पूरी व्यवस्था, जिन्हें हम एक तरह से मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। तो ये संसदीय समिति आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संसद के सदस्यों यानी एमपीज का एक छोटा सा ग्रुप होता है। इन्हें किसी खास काम या खास मुद्दे से निपटने के लिए बनाया जाता है। इनका काम होता है उन मुद्दों की बिल्कुल तह तक जाना, उनकी बारीकी से जांच पड़ताल करना, जिनके लिए पूरे सदन के पास वक्त ही नहीं है। अब सवाल यह है कि हर समिति को संसदीय समिति तो नहीं कह सकते, तो क्या चीज है जो एक समिति को संसदीय बनाती है? इसके लिए 4 जरूरी शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली बात, इसे सदन यानी हाउस अपॉइंट या इलेक्ट करे या फिर स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट करे। दूसरी, ये स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन में ही काम करती है। तीसरी शर्त, ये अपनी रिपोर्ट वापस सदन को या स्पीकर को ही सौंपती है। और चौथी बात, इसे लोकसभा या राज्यसभा की तरफ से काम करने के लिए स्टाफ और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसदीय समितियां क्या होती हैं, तो चलिए अब इनके 2 मुख्य प्रकारों को देखते हैं। ये समितियां मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं। एक तरफ है स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमिटीज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये परमानेंट होती हैं। मतलब ये हर साल या एक तय समय पर बनती हैं और लगातार काम करती रहती हैं। और दूसरी तरफ हैं तदर्थ समितियां या एड हॉक कमिटीज। ये टेम्परेरी होती हैं। इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी खास बिल की जांच करनी है। जैसे ही इनका काम खत्म होता है, ये समितियां भी खत्म हो जाती हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अहम समितियों की। ये हैं फाइनेंशियल समितियां। इनका काम है सरकार के खजाने यानी जनता के पैसे पर पैनी नजर रखना। इन्हें हम संसद का फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कह सकते हैं। और इसमें 3 समितियां सबसे अहम हैं। तो ये 3 समितियां कौन सी हैं? पहली है लोक लेखा समिति। इसका काम है सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच करना, यानी सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही से किया या नहीं। दूसरी है प्राक्कलन समिति। ये बजट के अनुमानों को देखती है और सुझाव देती है कि सरकारी खर्च में कहां-कहां बचत की जा सकती है। और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। ये समिति सरकारी कंपनियों, जिन्हें हम पीएसयूज कहते हैं, उनके खातों की जांच करती है। अब यहाँ लोक लेखा समिति के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है। एक परंपरा है जो सन 1967 से चली आ रही है कि इस समिति का चेयरमैन हमेशा विपक्ष का ही कोई सदस्य होता है। और ये क्यों जरूरी है? ताकि सरकार के खर्चों की जांच बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो सके। और इस समिति की ताकत का अंदाजा भारत के एक पूर्व सीएजी अशोक चंदा के इस कथन से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस समिति ने सालों के दौरान खुद को सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण रखने वाली एक पावरफुल फोर्स के रूप में साबित किया है। तो ये तो हुई वित्तीय समितियों की बात, लेकिन संसदीय निगरानी सिर्फ पैसे रुपए तक ही सीमित नहीं है। ये सिस्टम सरकार के हर एक विभाग तक अपनी पहुंच रखता है। इसके लिए हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। और इनकी संख्या कितनी है? कुल 24। जी हाँ, 24 ऐसी समितियां हैं और हर एक समिति का फोकस सरकार के कुछ खास मंत्रालयों के कामकाज पर होता है। ये समितियां एक तरह से सरकार के स्ट्रक्चर का आईना है। जैसे रक्षा मंत्रालय के कामकाज की निगरानी के लिए कमिटी ऑन डिफेंस है, गृह मंत्रालय के लिए कमिटी ऑन होम अफेयर्स है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का कोई भी विभाग संसदीय जांच के दायरे से बाहर नहीं है। और इन विभागीय समितियों की बनावट भी काफी दिलचस्प है। हर समिति में 31 सदस्य होते हैं।
इनमें से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से। ये बनावट ये सुनिश्चित करती है कि संसद के दोनों सदनों की भागीदारी हो, जिससे किसी भी मुद्दे पर ज्यादा बेहतर और व्यापक चर्चा हो सके। तो हमने समितियों के प्रकार और उनकी संरचना देख ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये समितियां इतनी जरूरी क्यों हैं? इस पूरी व्यवस्था का असली असर क्या होता है? देखिए, इस सिस्टम के फायदे कई हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सरकार के कामकाज पर संसद की पकड़ मजबूत होती है। फिर इन समितियों में ना पार्टी लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। यहाँ अक्सर दलीय राजनीति से ऊपर उठ के काम होता है। और हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देती है जहाँ एक्सपर्ट्स और आम जनता की राय को भी सुना जाता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि इन समितियों की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये समितियां किन दायरों में रहकर काम करती हैं। सबसे पहली और बड़ी सीमा ये है कि इनकी सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं, सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात, इनका काम ज्यादातर पोस्टमार्टम जैसा होता है, मतलब ये उन कामों की जांच करती हैं जो पहले ही हो चुके हैं। और आखिर में ये मंत्रालयों के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं दे सकती। तो कुल मिलाकर संसदीय समितियां हमारे लोकतंत्र का एक बेहद जरूरी हिस्सा हैं। ये सरकार पर नजर रखती हैं और जवाबदेही तय करती हैं, लेकिन इनकी सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में जब राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है, क्या ये समितियां ही वो आखिरी जगह बची हैं जहां पार्टियां साथ मिलकर सही मायनों में सहयोगात्मक शासन कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।